दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा प्रसारित होने वाले इस न्यूज़ चैनल को सबका स्वागत है। इस न्यूज़ चैनल के सभी छात्र छात्राओं, प्रचारकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शांति गोविंद हूँ। चेन्नई के अयनावरम में 25 साल से हिंदी प्रचारिका रूप में हिंदी की सेवा में कार्यरत हूँ। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में आज प्रवीण पूर्वाद के पहला पत्र का नवीन गद्य चयनिका 3 के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध लेखकों के अलग अलग पाठ को सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आज आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। इस किताब के पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं। पहला है नवीन गद्य चयनिका 3, दूसरा है निबंध सौरभ और तीसरा है स्कंदगुप्त और चौथा है कबन। बच्चों, हम देखते हैं पहला पाठ का नाम है विजय उत्सव। लेखक परिचय में लेखक का नाम है विद्या निवास मिश्रा जी है। इनका जन्म गोरखपुर जिले के पगडीहा गांव में 1926 में हुआ है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA और गोरखपुर विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि प्राप्त की। नव भारत टाइम्स और साहित्य अमृत के प्रधान संपादक रहे। लेखक संस्कृत और हिंदी के विद्वान भी थे। इनके निबंध ललित शैली के हैं। इन्होंने 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और बिरला फाउंडेशन द्वारा शंकर सम्मान से विभूषित किया गया है। साहित्य की चेतना, रीति विज्ञान, महाभारत का काव्यार्थ, निज मुख मुकुर, लोहों रंग रही, तुलसी मंजरी, भाव पुरुष की कृष्णा, परंपरा निबंध नहीं, द इंडियन क्रिएटिव माइंड, नारी और संस्कृति, सपने कहाँ गए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम अब सारांश को देखते हैं। सारांश में हम मानते हैं कि विजय का अर्थ आधिपत्य या किसी वैभव की प्राप्ति है, लेकिन प्राचीन इतिहास को पढ़े तो हमको मालूम हो जाता है कि इस समय के राजाओं के उद्देश्य में विजय का अर्थ आधिपत्य स्थापित करना ही नहीं है। कालिदास ने कहा कि उत्कात प्रतिरोपण यानी उखाड़ कर फिर से रोपना। इसका मतलब दुर्बलताओं को नष्ट करके फिर से नई शक्ति या अधिकार को स्थापित करना है। इस पर विजय उत्सव पाठ में विजयदशमी, गोजागरी और दीपावली आदि 3 पर्वों का उल्लेख करते हुए लेखक इन पर्वों की सार्थकता और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। विजयदशमी का पर्व रावण पर राम की विजय और अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में मनाया जाते हैं। अन्याय को हराकर न्याय का संकल्प लेने की बात करते हुए लेखक आज के दौर में ऐसे ही विजय यात्रा की आवश्यकता को बताते हैं। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाने वाली गोजागरी, आप लोग जानते हैं, इसको शरद पूर्णिमा भी कर सकते हैं। माना जाता है इस रात देवी लक्ष्मी हर घर आती हैं, इसलिए खीर बनाकर रात पर छत पर रखा जाता है। छत पर रखे सुबह उसे अमृत के समान सेवन करते हैं। दीपावली को लेकर लोगों में 2 मान्यता होते हैं। एक पक्ष का मानता है कि इस दिन राम का राज्य अभिषेक हुआ था। दूसरे पक्ष का मानता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। राम की विजय यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहला है रावण युद्ध में वानर सेना और भालू जातियों ने ही राम की सहायता की। अयोध्या से कोई सेना नहीं आई। राम ने साधारण लोगों में आत्मविश्वास जगाया था। इससे प्रेरित होकर गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम में रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को उपयोग किया है। ये सबको जानते हैं। तीसरा है रावण के अहंकार का संहार किया हुआ है। विजयदशमी के दिन नीलकंठ शिव के रूप में नीलकंठ पक्षी को देखने की प्रथा प्रचलित है।
यह उत्सव दक्षिण से उत्तर की ओर राम की विजय यात्रा का उत्सव है। ऐसे ही राम राज्य का सपना देखते हुए हमारे गांधी जी ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना की है। भारत में इसी तरह ही लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इस पाठ में काली पूजा के बारे में ही बताई गई है। ये क्या है काली पूजा? पूर्व भारत में दीपावली का पर्व काली पूजा के रूप में मनाया जाता है। दीपावली ही यह काली पूजा है। मोह और मद का विनाश करने वाली काली का यह पर्व ज्ञान के जागरण का पर्व है। व्यापारी लोग क्या सोचते हैं? इस दिन को आर्थिक वर्ष की समाप्ति की तिथि मानकर व्यापार की हिसाब किताब शुरू करते हैं। आज भी लोग मिट्टी का दिया जलाकर काली, लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। यह मिट्टी का दिया अपनी कांपती हुई ना शिवरिंग लगते हैं ना, इस तरह लैंप में थ्रेड में शिवरिंग लगते हैं ना, उसे हिंदी में लोग कहते हैं। और लो से स्मरण दिलाई जाती है कि सच्चाई को कोई आवरण ढक नहीं सकता। भारत के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग मान्यताओं के साथ यह उत्सव मनाए जाते हैं। यह पर्व ज्ञान का पर्व है। अहंकार, मद और ईर्ष्या को छोड़कर पवित्रता, सच्चाई, ज्ञान, न्याय की स्थापना ही विजय उत्सव का उद्देश्य है। इस तरह लेखक ने विजय उत्सव का पाठ को समाप्त करते हैं। हम अब देखते हैं पार्ट 2, लेसन 2 को देख रहे हैं। इसका नाम है बापू की कुटियों में। एक आपको याद है बापू का नाम किनको याद करते हैं? हमारा गांधी जी का। लेखक परिचय में हम देखते हैं। इस स्मरण के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। इनका जन्म मुजफ्फर जिले के बेनीपुरा गांव में 1902 में हुआ। 1920 में गांधी जी की आवाज पर असहयोग आंदोलन से जुड़कर राष्ट्रीय सेवा में लग गए हैं। लेखक ने रामचरितमानस पढ़ने के बाद उनकी रुचि साहित्य की ओर चले गई। इन्होंने तरुण भारती और किसान मित्र, नई धारा, हिमालय आदि अनेक पत्रों का संपादन भी रहे। बेनीपुरी जी एक सच्चे देशभक्त थे। इनकी रचनाएं शुद्ध खड़ी बोली में प्रकाशपूर्ण होती हैं। अब हम सारांश को देखते हैं। संस्मरण के आरंभ में लेखक ऋषि मुनियों की बात करते हुए कहते हैं, जनत जनत मुनि जतन करा ही अंत राम कहीं आवत नहीं। ऋषि मुनि देख सकते हैं, ऋषि मुनि लोग हर पल राम नाम का जाप करते हुए लाइफ को स्पेंड करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के आशा भी करते हैं, लेकिन वे कृषि भी मरते समय राम का नाम नहीं ले पाते। जब बापू पर गोली चलाई गई तब उनके मुंह में क्या गई? हे राम निकला। बापू ने भी एक ऋषि की तरह अपना जीवन गुजरा है। गांधी जी की मृत्यु के बाद लेखक एक बार उनकी कुटिया गए थे। वहां की वस्तुओं का वर्णन करते हुए बापू के बिस्तर की सादगी की तुलना रत्न जड़ित सिंहासन से की है। वहीं पर बापू का एक सेल्फ भी है, उस पर लिखा है, यदि सच्चाई राह पर हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। यही सच्ची राह पर हो तो गुस्सा करने की जरूरत तो नहीं। गांधी जी सत्य पर जोर देते हैं। वहां रखे 3 बंदरों को देखकर लेखक को प्रतीत हुआ कि वे गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर एक ने कान, दूसरे को आंख, तीसरे को मुंह पर हाथ रखकर घबरा रहे हैं। उनके बगल में एक चिकना पत्थर है। चिकना पत्थर का आप जानते हैं, चिकना पत्थर में फायर आ जाए है ना, वो पत्थर के टुकड़े पर लिखा था, प्रेम ही भगवान है। ये प्रेम ही भगवान का शब्द को आप याद में रख लीजिए। ये संदर्भ सहित व्याख्या में आने का मौका मिलेगा। देश विदेश से आने वाले व्यक्तियों को बैठने के लिए वहाँ ज्यादातर चटाइयाँ भी हैं बैठने के लिए। गांधी जी का याद उनके 4 रूप में आती है। उसमें पहला रूप है कर्मवीर गांधी का। जब लेखक स्कूल में पढ़े थे तब बापू चंपारण में अंग्रेजों से लड़ने जा रहे थे। 5 साल बाद
असहयोग आंदोलन में उस समय आंदोलन के समय गांधी जी ने खुले आम अंग्रेज को शैतानी सरकार कहा। वो धैर्य से शैतानी सरकार कहा। उस समय लेखक को गांधी जी क्रांति मूर्ति लगे। और 1934 में भूकंप और बाढ़ आ गई, भारत में भूकंप और बाढ़ आ गई। तब गांधी ने नाव पर चढ़कर विशाली झील को देखने के लिए गए थे। उस समय गांधी जी लेखक को त्रेता मूर्ति लगे। अंतिम मूर्ति के रूप में हिंदू मुस्लिम दंगों के बाद बिहार आए। पटना के मैदान में प्रवचन भजन कीर्तन हुआ था। तब लेखक को गांधी जी कलाकार मूर्ति लगे। इस प्रकार लेखक ने गांधी जी को 4 बार भिन्न भिन्न भूमिकाओं में देखा। गांधी जी के इन रूपों से प्रभावित होकर लेखक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। गांधी जी मानते थे कि यहाँ प्रेम नहीं वहाँ राम नहीं। वो अक्सर कहते हैं जहाँ जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ वहाँ राम नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने अछूत प्रथा को नहीं माना। वे सबको समान मानते थे। जब प्रेम पनपता है तब पाप अपने आप नष्ट हो जाता है। ये सच है, ये भी सच है। जहाँ प्रेम नहीं है उधर पाप है तो अपने आप नष्ट हो जाता है। प्रेम से पाप नष्ट हो जाता है। इस संस्मरण में गांधी जी के प्रति लेखक का वर्णन इतना प्रभावपूर्ण है कि इसे पढ़ते समय हम पाठकों को गांधी जी के व्यक्तित्व का, उनकी कुटियों को स्वयं जाकर दर्शन करने की अनुभूति होती है। अब दूसरा पाठ समाप्त हुआ है, तीसरा पाठ को देख सकते हैं। लेसन 3 चल रहा है, प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक परिचय में इस निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी है। इनको सब जानते हैं। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के जमानी ग्राम में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करके अध्यापक के नौकरी की। इसके बाद स्वतंत्र लेखन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली और परसाई जी का निधन 1955 में हुआ था। परसाई जी ने कहानी, उपन्यास और निबंध की रचना की है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अति विरोध, बेईमानी आदि उनके व्यंग लेख शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का कार्य किया है। सारांश में हम लिखना है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का आरंभ परसाई जी प्रेमचंद के एक फोटो के साथ करते हैं। उस फोटो में प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में सिर पर टोपी, कुर्ता और धोती पहनते हैं। गालों की हड्डियां उभर आ गई हैं। इसका मतलब है ही वॉज वेरी पुअर। मूंछ घनी होने के कारण चेहरा गंभीर लगता है। पाँवों में कैनवास के जूते पहनते हैं। बाएं पैर का जूता फटने के कारण उंगलियां बाहर निकल आई हैं। लेखक उसे देखा है और सोचते हैं कि फोटो खींचने के यह पोशाक है तो घर पर पहनने की कैसी होगी। फिर सोचते हैं कि इनमें प्रेमचंद को पोशाक के बदलने का गुणों नहीं है। वह जैसे जीवन बिताते हैं वैसे ही फोटो खिंचवाते हैं। इसके साथ ही लेखक का ध्यान इस बात पर जाता है कि फोटो में प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी यह मुस्कान व्यंग्यपूर्ण और अधूरी प्रतीत होती है। यहाँ लेखक लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर निशाना या व्यंग करते हुए कहते हैं कि हम जब भी फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो उधार लेकर भी कोट सूट जूते पहनकर जाते हैं। प्रेमचंद का यह चित्र हमारे इसी प्रवृत्ति पर मुस्कुरा होगा। उस समय टोपी और जूते की कीमत और आज जूते की कीमत पर चर्चा द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि सम्मान और मर्यादा की तुलना में हमें सत्ता और प्रदर्शन को अधिक महत्व देने लगे हैं,
क्योंकि आज हमारे जूते का तला भले घिसा हुआ हो, अंगूठा जमीन पर घिसता हो, फिर भी हम छिपा देते हैं। ये सच है ना, हम लोग छिपा ही देते हैं। हमारे इसी दिखावे पर शायद प्रेमचंद मुस्कुरा रहे हैं। प्रेमचंद की मुस्कान होरी के गोदान पर निकली मुस्कान है। ये भी कहते हैं प्रेमचंद जी, लेखक ने कहते हैं प्रेमचंद जी के बारे में, होरी गोदान उपन्यास में होरी का मुस्कान जैसा लगता है। पूस की रात में नील गाय को हल्कू के खेत में चरते देखने पर उभरी मुस्कान भी कहते हैं। अनेक विकल्पों पर विचार करते हुए अचानक लेखक को सूझता है कि प्रेमचंद ने किसी सख्त या हार्ड चीज़ों को ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। इस तरह लेखक सोचते हैं। प्रेमचंद के रास्ते पर रूढ़िवाद का जो टीला था उस पर उन्होंने अपना जूता आजमाया। वे उस ओर से न जाकर दूसरी ओर भी जा सकते थे। प्रेमचंद का रूढ़िवाद से टकराव समाज का बिछड़ा दलित दीनहीन वर्ग के लिए था। हमेशा ऐसा ही लगा था। प्रेमचंद फटे जूते पहनने की साहस की तुलना लेखक नदियों से करने लगते हैं। नदियों भी तुलना करते हैं। जो नदी पहाड़ फोड़कर अपना रास्ता निकल लेती है, वैसे ही फटा जूते पहनने वाला वास्तविकता से नहीं घबराते। ये सच है, प्रेमचंद जी कभी भी वास्तविकता से नहीं घबराता है। सादगी ही उनकी शक्ति है, हमेशा सादगी ही उनकी शक्ति है। झूठ मूठ का दिखावा नहीं, यथार्थ को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। प्रेमचंद जी को हमेशा यथार्थ को स्वीकार करके वास्तविक जीवन बिताते थे। यहाँ लेखक ने प्रेमचंद के जूते के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया है। प्रेमचंद हमेशा यथार्थ से टकराते रहे, कभी समझौता नहीं किया है। अब लेसन 3 समाप्त हुआ है। हम पाठ 4 को देखते हैं। पाठ का नाम है राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा है। पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। इसका लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला के सन 1922 में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक के काम करने के समय में भी उनको पीएचडी की उपाधि की प्राप्ति की है और कविता, उपन्यास, नाटक लेखक के लिखने के बाद आलोचक कार्य में भी जुट गए। लेखक रामविलास शर्मा प्रगतिशील आलोचक भी थे। उनके रूप में हम इस पाठ में देख जाते हैं। इन्होंने तुलसीदास और निराला के काव्यों की आलोचना नए रूप में की है। इनका निधन 2000 में हुआ था। साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि इनकी मुख्य रचनाएं में मिले अवार्ड है। सारांश हम देख सकते हैं। सारांश में गांधी जी की भारतीय भाषाओं में समर्थक थे। जानना चाहिए गांधी जी पहले भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। उन्हें पता चला कि भारत में हिंदी का व्यवहार किए बिना कोई अखिल भारत नेता बन नहीं सकते हो। इसे समझकर गांधी जी ने और स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस और स्वयं गांधी जी भी हैं हिंदी भाषी थे। फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की ही भारत की जनगण की भाषा के रूप में माना जाता है। भारतीय तन्मय होकर सुनते थे। दक्षिण भारत में गांधी जी और उनके सहयोगियों के अलावा हिंदी का प्रचार प्रसार कोई नेता, राजनीतिक दल या सांस्कृतिक संस्था ने नहीं किया। पूरे भारत में 0.25 इसका मतलब है 0.25% परसेंटेज
लोग ही अंग्रेज जानने वाले थे, परंतु ये अंग्रेज भक्त है ना, पूरे भारतवासियों पर अंग्रेजी लाद रहे थे। यह अंग्रेजी प्रेम हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के विकास में बाधा डालता है। ये सच है, अंग्रेजी आने के बाद हम लोग अपने अपने भाषा को भूल जाते हैं। ये अन्याय है ना, ऐसा करना गलत है ना। अंग्रेजी के बारे में कहा जाता है यह अंतर्राष्ट्रीय और विश्व संस्कृति का भाषा है। हिंदी के संबंध में कहा जाता है हिंदी भाषा हाय हिंदी भाषियों पर लादी जाती है। हाँ, ये सच है, हिंदी भाषा हाय हिंदी भाषियों में लादी जाती है। आज भारत के लोग दूसरी भारतीय भाषाओं से घृणा करके अंग्रेजी को गले लगा रहे हैं। लोगों में एक धारणा है कि भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, राजनीतिक कार्यों में उपयोग आने वाली औद्योगिक शब्दावली की कमी है, इसलिए अंग्रेजों को विश्व भाषा मानते हैं। इसलिए ही हम सोचते हैं अंग्रेजी विश्व भाषा है। भाषा गढ़ी नहीं है, लेकिन शब्दावली गढ़ी हो जाती है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावली बनाई जा सकती है। जो लोग अपनी अपनी मातृभाषाओं की उन्नति चाहते हैं, उन्हें ऊपर की बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी है ना, यह अवश्य सोचने की ज़रूरत है। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में अपनी अपनी प्रांतीय भाषाओं की शिक्षा का माध्यम बनाने की ज़रूरत है। ये सच है, हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं को अपना स्थान दिलाने के लिए संघर्ष करने ही ज़रूरत है। संघर्ष करना ही फल मिल जाएगा। यदि राष्ट्रभाषा को सर्वोपरि मानने की मानसिकता हो जाए तो सारी बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाएगा, शीघ्र समाप्त हो जाएगा। समझ गए? अब हम पाठ 7 को देखते हैं। 7 पाठ का नाम है तलाश। तलाश का मतलब है सर्च करना। बस हम पहले लेखक का परिचय देखते हैं। इस निबंध का लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। हम लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, ज़्यादा किताब लिखे हैं। इनका जन्म सन 1889 में हुआ। वे इलाहाबाद में जन्म किया। इनके पिता मोतीलाल नेहरू वकील थे। गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी बने। हाँ, नेहरू जी गांधी के सेनानी बने। नेहरू जी की इंग्लैंड में सन 1912 में बैरिस्टर पास करके भारत लौटे। भारत लौटकर इलाहाबाद में वकालत काम करने लगे। फिर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर गांधी जी के विश्वास पात्र बने। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया। भारत एक खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद ही है। यह किताब 1946 में प्रकाशित हुई। नेहरू जी ने इस किताब को 1944 में अपने 5 महीने कारावास में ही लिखा था। अपने कारावास के समय को नष्ट न करके एक किताब लिखा है हमारा नेहरू जी ने। अब हम सारांश के बाद देखते हैं। तलाश शीर्षक निबंध जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत की खोज से लिया गया है। इसके प्रथम अंक में भारत के अतीत की झांकी से नेहरू जी ने इतिहास और उसकी गौरवशाली विसरित की चर्चा की है। भारत के सभ्य अस्तित्व की पहचान के लिए उन्होंने इसकी सांस्कृतिक परंपरा की सभ्यता निरंतरता को महत्वपूर्ण माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता और हिमालय और गंगा की गाथा, साहित्य और मूर्ति कला सभी इस परंपरा के वाहक है। दूसरा अंश है भारत की शक्ति और सीमा में
नेहरू जी ने भारत की शक्ति के पतन का मुख्य तकनीकी दौड़ में पिछड़ जाने को माना है। उनका यह भी मानता है कि भारतीय सभ्यता अपने अतीत को बनाए रखते हुए समय समय पर आ रहे नए परिवर्तन को अपनाते हुए अपनी शक्ति को विकास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। तीसरा अंश क्या है? भारत की तलाश में लेखक ने भारतीय मध्य वर्ग की चर्चा करते हुए अंग्रेजी शासन व्यवस्था की पद्धति को बताया है। स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामीण और मध्य वर्ग को शामिल करके जनगण तक आंदोलन के ले जाना बेहद जरूरी माना है। जवाहरलाल नेहरू जी ने यही को जरूरी माना है। चौथा अंश भारत माता, इसमें नेहरू जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपने अनुभव को बताया है। किसानों में भारतीयता और स्वराज्य की चेतना जगाने का प्रयास किया। भारत की जनता ही भारत माता है। उन्होंने कहा, भारत माता का मतलब तो क्या है? भारत की जनता ही भारत माता है। ये कहते हुए भारतवासियों में आत्मशक्ति को जागृत किया है। पांचवा अंश भारत की विविधता और एकता में लेखक ने भारत की विविधता के अद्भुत रंग को बताया। खान पान, पहनाव, रहन सहन, वेशभूषा, रंग रूपा, भाषा, रीति रिवाज और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भौगोलिक भिन्नताओं के बावजूद सब पर भारतीयता की छाप एक समान है। सब अपने अपने प्रांतों की सांस्कृतिक विशेषताओं को बनाए रखते हुए एक राष्ट्रीय, एक देश और भारतीय होने पर गर्व करते हैं। इस पाठ में छठा अंश है जन संस्कृति में नेहरू जी बताते हैं कि संस्कृति, परंपरा, दर्शन, इतिहास, मिथक, लोक प्रचलित कथाओं से भारतीय जनता के जीवन को अलग करना संभव नहीं है। नेहरू जी ने पहले यह महसूस किया कि भारतीय आम जनता को साथ लेकर ही अंग्रेजी सत्ता को भारत से उखाड़ फेंक जा सकता है। भारतीयता के संबंध में उनका विचार आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। यह पाठ भारत और उसके लोगों की सभ्यता, संस्कृति से अवगत कराता है। अब हम 9th लेसन भवंती को देखते हैं। पहले हम लेखक परिचय में लेखक अन्य जी के बारे में जान सकते हैं। इनका जन्म सन 1911 यानी 1911 में कुशीनगर में हुआ। उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इसका बड़ा नाम है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृति, अंग्रेजी और हिंदी में हुई है। सैनिक पत्रकार के रूप में पहले काम किए थे। उन्होंने कई देश विदेशी यात्राओं भी की हैं। उनके प्रारंभिक रचनाओं में व्यक्तिगत छायावादी झलक दिखती है। बाद में धीरे धीरे यथार्थवादी को अपनाए हैं। इनकी रचनाएं हैं मग्नदूत और चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, भावन अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, सागर, मुद्रा, तार सप्तक आदि है। सारांश में भवंती अन्य जी के देश विदेश यात्राओं के वर्णन पर लिखा गया गद्यांश है। इसके पहले अंश में लेखक ने समाज की गतिशीलता को रेखांकित किया है। दूसरे अंश में पहाड़ी क्षेत्र में सूर्योदय के दर्शन की रमणीयता और इसका मतलब सुंदरता के साथ बबलू के पेड़ के पत्तों, फूलों, मंदिरों के ऊपर झुकी लाल पताका
का वर्णन किया गया है। लेखक एक बार छुट्टी मनाने के लिए लंदन गए थे। वहाँ एक अध्यापक के घर रुके थे। लेखक की सुविधा के लिए वह अध्यापक घर की चाबी को बाहर एक गमले के नीचे रख दिया करते थे। अध्यापक का आग्रह था कि अध्ययन कक्ष की कोई भी वस्तु का स्थान न बदला जाए, सब चीजें जैसा कि तैसा रखना चाहिए। कुतूहलता के कारण लेखक ने एक बार अध्ययन कक्ष में गुजर गए थे। जाके देखा कि वहाँ 3 कागज और 3 मेजों पर किताबें बिखरी पड़ी थी। कागज और डिब्बे में सिगरेट की राख, चॉकलेट की पन्नी, टूटी गंदियों, बियर की काली बोतलों बिखर पड़ी थी। शरत के डर से लेखक ने कमरे को जैसा का वैसा छोड़कर आ गए। अध्यापक को कमरे की वस्तुएं बिखरी हुई जैसे कि तैसे हो तो ही पढ़ने में मन लगता है। हाँ, ये सच है। उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, उसका जहाँ कैसा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ लेखकों को पढ़ने के लिए आता है। शायद हर पढ़ने वाले को दूसरे के पढ़ने लिखने की जगह अव्यवस्थित ही लगती है। अपनी चाहे जैसे भी हो, जब लेखक अध्ययन कक्ष से निकले, उन्हें विचार आया कि मुझसे पहले कितने लोग इस घर में रहकर गए होंगे। यूरोप के लोग सब कुछ पूर्ववत, इसका मतलब पहले जैसे छोड़ने के आदी है। वे अपना निशान कहीं भी छोड़ देना नहीं चाहते। सामान की गतिशीलता का परिणाम अपने अस्तित्व या पहचान को स्वयं से मिटाने में क्या बहुत बड़ा अंतर का मतलब है फर्क हो सकता है। लेखक ने घर से निकलने से पहले देख लिया कि सभी चीजें पहले जैसे है या नहीं। हर व्यक्ति की गति ही समाज की गति है। सबके पूर्वत छोड़ जाने के कारण आइडेंटिफाई क्रिसिस्ट हो गया है। इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए अन्य जी लंदन से भारत लौटे। एक बार लेखक पहाड़ पर शिव मंदिर गए। वहाँ एक बबलू पेड़ को देखा। पेड़ के पत्तों के बीच चलते समय पत्तों की आवाज का अनुभव करने लगे। पत्ते उनके मित्र लगने लगे। हवा के कारण कभी कभी पत्ते उनके पीछे दौड़ पड़ते थे, लेकिन उनके मुड़कर देखने पर रुक जाते थे। पत्तों का रुकना लेखक को अच्छा नहीं लगा। गतिशील होना ही उनको अच्छा लगता है। इस तरह लेखक इस पाठ को समाप्त करते हैं। हम दूसरा पाठ को देखते हैं। हम लेसन 10 को अब देखते हैं। इसका नाम नए मेहमान है। पहले हम लेखक परिचय हमेशा की तरह देखते हैं। इस एकांकी के लेखक श्री उदय शंकर भट्ट जी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश इटावा में 1898 में हुआ है। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में शिक्षा प्राप्ति की और जीविका के खोज में लाहौर गए। देश विभाजन के समय, हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश विभाजन हुआ है ना, पाकिस्तान और इंडिया दोनों भाग में, और उस समय में 1947 में भारत वापस आए। दिल्ली, नागपुर, जयपुर रेडियो आदि नगरों के रेडियो केंद्र में पहले काम किया है और 1966 में उनका निधन हुआ। वे बहुमुखी प्रतिभाशाली थे। उपन्यास, कहानी, कविताओं के कई संकलन और एकांकी लिखे हैं। समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी और अस्तोदय आदि इनकी मुख्य एकांकी भी है। हम अब सारांश में घुसते हैं। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित यह एकांकी नए मेहमान एक व्यंग्यपूर्ण एकांकी है। एक निर्धन परिवार की कहानी है। विश्वनाथ स्वयं से भोला भाला व्यक्ति है।
उनकी पत्नी रेवती एक कुशल गृहस्थनी होते हुए भी दरिद्रता को सह नहीं पाती और अपने भाग्य को कोसती रहती है। प्रमोद और किरण उनके 2 बेटे हैं। यह परिवार आय की कमी के कारण कष्ट तंगी से गुजरता रहता है। विश्वनाथ को अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्यार भी है। यह हमेशा अपने परिवार को सुखी रखना ही चाहता है। एक बार अचानक विश्वनाथ के घर के 2 मेहमान आते हैं। उनका नाम नन्हेमाल और बाबूलाल था, लेकिन विश्वनाथ उन्हें पहचान नहीं पाता। भारतीय संस्कृति के कारण अतिथि का अपमान भगवान की अपमान समझते हैं, इसलिए एक सोचकर उनकी खूब खातिरदारी करता है। उनकी बातों से पता लगता है कि वे उनके मेहमान तो ही नहीं हैं, लेकिन मर्यादा का कारण उनसे पूछने के संकोच करता है। पत्नी के जोर देने, हर घर में पत्नी ही जोर देते हैं ना, इस तरह पत्नी के जोर देने पर हिचकते हुए पूछने के दौरान पता लगता है कि दरअसल वे दोनों उसी मोहल्ले के कविराज राजलाल वैद्य के रिश्तेदार हैं। आदरपूर्ण भाव से अपने बेटे प्रमोद के साथ उन्हें वैद्य जी के यहाँ भेज देते हैं। उनके जाने के कुछ समय के बाद रेवती का भाई आ सकता है। रेवती अपने भाई को देखकर अत्यंत संतोष हो उठती हैं। भाई के लिए खाना बनाने के लिए दौड़ती हैं। अनजान मेहमान के लिए रसोई बनाने के तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर इनकार करने वाली रेवती के माध्यम से औरत जाति की मानसिकता को पाठकों के सामने लेखक ने प्रस्तुत करते हैं। यही एक पाठ है। लेसन 11, इसका नाम है जारी बहस से गुजरकर। लेखक परिचय में हम देखते हैं इस निबंध के लेखक शारद जोशी हैं। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश के कई नगरों के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। वे पहले पत्रकार थे और आकाशवाणी तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में नौकरी की है। फिर नौकर छोड़कर स्वतंत्रता लेखन को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया। उनका निधन 1991 में हुआ। उनकी भाषा सहज और सरल भी है। राह किनारे बैठे और किसी बहाने परिश्रम, 2 व्यंग नाटक, पिछले दोनों में जीप पर सवार जिलियां आदि उनके रचनाएं हैं। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तित्व, आचरण कुछ भी उनकी दृष्टि से बच नहीं पाया है। सारांश में हम देखते हैं यह व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक शारद जोशी ने सरकारी कार्यालयों में क्या कार्य प्रणाली पर गहरा कटाक्ष किया है। सरकारी कार्यालय में से एक जीवित व्यक्ति पैसा पाना जाता है, तब वहाँ अफसर उसे अस्तित्व के लिए पहचान पत्र मांगता है। वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। वो आदमी कहता है मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ, इसके बाद भी आपको पहचान पत्र चाहिए क्या, ऐसा पूछता है। फिर भी अफसर उसे प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। पैसा पाने वाले व्यक्ति अपनी पत्नी को ले आकर उनके सामने बताने के लिए कहता है। उसके माथे की बिंदी और मांग की सिंदूर दिखलाकर अपने जिंदा होने का सबूत दिखलाने पर वह अधिकारी उस औरत उसकी पत्नी से पूछता है कि उसकी पत्नी होने का सबूत मांगता है। दोनों के वाद विवाद के कुछ समय पर अफसर उस व्यक्ति से अपने इलाका, इसका मतलब है एरिया है ना, उस एरिया के पुलिस वालों के प्रमाण पत्र लिखवा लाने को कहता है। पैसा पाने वाले आदमी ने सबूत के लिए बताया कि अग्नि को साक्षी रखकर शादी की है, उसका पति हूँ, 250 रुपये देने के लिए इतना परेशान कर रहे हैं, ऐसा पूछता है। यह इंसानियत नहीं है सर,
इस पर वो ऑफिसर ने कहता है यह किराने की दुकान नहीं, अरे बाबा सरकारी दफ्तर है, ऐसा कहता है। अतः उस आदमी ने समझाया और पूछा कि पैसा देने के लिए मुझे पहचानने का आप क्या लेंगे, आपको क्या ही चाहिए बोलिए सर। अफसर ने कहा कि 5 रुपया हमारा रेट है, पैसे कम में किसी को नहीं पहचान सकता। पैसा पाने वाले ने कहा कि आप पहले 2 रुपया में पहचानते थे सर, लेकिन अफसर तुरंत बोले कि पहले आप 50 रुपये पाते थे, 50 रुपये पाते थे, पर आज 250 तक पहुंच गए हैं। बात 5 रुपये में पक्की हुई है। पक्की होने के बाद अफसर ने तिजोरी खोलकर 250 दिए। इस निबंध के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? सरकारी दफ्तर में हो रहे भ्रष्टाचार को सब ये दुनिया को दिखाया है। यही एक पाठ का सारांश है। अब लेसन 12 को देख रहे हैं। इसका नाम है कला की विवेचन। लेखक परिचय में कला का विवेचन निबंध का लेखक हैं डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास। वे प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक भी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1875 में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्ति की है। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए उन्होंने 1893 में काशी नहरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की है। फिर वे हिंद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। हिंदी भाषा में अनुसंधान कार्य का श्री गणेश इन्हीं ही द्वारा हुआ था। भाषा विज्ञान, भाषा रहस्य, हिंदू भाषा और साहित्य रूपक रहस्य, साहित्य लोचन, गोस्वामी तुलसीदास आदि इनकी रचनाएं हैं। सारांश में हम देखते हैं सृष्टि के आरंभ से आधुनिक काल तक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य चिंतनशील जिज्ञासु बन जाता है। बुद्धि का विकास करके मनुष्य अपने जीवन को प्रगतिशील और आनंदमय बना रहा है। मनुष्य को आनंदित और संतोष रखने के लिए कलाओं का आविर्भाव हुआ। कला की बात करते हुए लेखक कलाओं में सबसे ऊंचा स्थान काव्य कला को देते हैं। वस्तु में सुंदरता लाना ही कला है। हम लोग जानते हैं हर एक वस्तु में सुंदरता लगना ही अच्छा होगा। एक सुंदरता को देना ही कला है। कला 2 प्रकार होती हैं, एक है उपयोग कला और दूसरा है ललित कला। ललित कला अलौकिक मन का आनंद के लिए है। उपयोग कला बढ़ई, सुनार, कुम्हार और राज जुलाहा आदि व्यवसाय शामिल है। ललित कला के 5 भेद होते हैं। एक है वास्तुकला और दूसरा है मूर्ति कला और तीसरा चित्रकला, चौथा है संगीत कला और 5वां काव्य कला आदि कलाएं होते हैं। उपयोगी कला का मतलब मनुष्य के शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है। ललित कला का संबंध मनुष्य के मानसिक विकास से है। मनुष्य चीजों को देखकर, प्राणियों की ध्वनियों को कानों से सुनकर आनंदित प्राप्त करता है। इस प्रकार ललित कला के 2 भेद हैं। एक है नेत्रेंद्रियता और दूसरा है श्रवेंद्रियता। नेत्रेंद्रिय मतलब है कि आंखों से तृप्ति देने वाली कला है। आंखों से क्या देखते हैं, क्या क्या देखकर मन खुश हो जाता है, उसको हम नेत्रेंद्रिय कला कहते हैं। इसका उदाहरण वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला भी है। श्रवेंद्रिय कान से तृप्त देने वाली कला है। क्या होता है आप ही बताइए। संगीत और श्रव्य काव्य, नाटक और नृत्य काव्य और दृश्य दोनों इस कला में आते हैं। वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में वस्तुओं की जरूरत होती है। संगीत कला में स्वरों की सुंदरता, रसों और भावों पर जोर दिया जाता है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, महल,
सारे महल है ना आदि वास्तुकला के उदाहरण है। मूर्तिकला शारीरिक या प्राकृतिक सुंदरता को दर्शित है। चित्रकला का उदार कागज होता है। ये क्या कागज बताते हैं? ये नहीं, चित्रकार ब्रश या कलम से अपनी कल्पनाओं को चित्रपट के रूप में चित्रित करता है। मनुष्य अपनी आवाज या वाद्य यंत्रों से 7 स्वरों के आधार पर ध्वनि उत्पन्न कर लोगों को आनंदित करते हैं। लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि सभी कलाओं में काव्य कला सबसे ऊंचे स्थान की अधिकारी है, क्योंकि ये कला केवल शाब्दिक संकेतों के आधार पर ही आनंद की सृष्टि करती है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति केवल लेखन गायन से ही हो पाती है। लेखन अपनी कविताओं को भावनाओं की भला में पिरोकर आनंद अनुभूति कराता है। इस प्रकार श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित कला का विवेचन अर्थपूर्ण ज्ञान वर्तक साहित्य के माध्यम से कला का प्रदर्शक होते हैं। अब हम लेसन 13 को देख रहे हैं। इसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन है। इनका लेखक परिचय हम देखते हैं। लेखक नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोग जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर और जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। परिवार की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन शुरू किया। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, वैज्ञानिक चिंतन, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, समालोचक और अनुवादक, ये सब में निपुण थे। उनके मार्गदर्शन के कारण द्विवेदी युग नाम से हिंदी साहित्य के आधुनिक का जाना जाता है। और उनका प्रमुख रचनाएं के बारे में हम देखते हैं। रसंग रंजन और साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र आदि हैं। और उनका संपूर्ण साहित्य 15, इसका मतलब है 15 खंडों में प्रकाशित किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन, इसका सारांश में एक गद्यांश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। आज समाज में लड़कियों शिक्षा पाने एवं कार्य क्षमता दर्शाने में लड़कों से पीछे नहीं है। आज ऐसा लगता है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं है। नव जागरण काल के चिंतकों ने उन सभी पुराने पंथी सांप्रदायिक विचारों का खंडन किया है जो स्त्री शिक्षा के विरोध में बाधा डालते थे। हमारी परंपरा में जो हिस्सा सड़ गल चुका था उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नव जागरण काल की विशेषता है। शकुंतला, सीता, अग्नि की पत्नी गार्गी और मंडल मिश्र की पत्नी जैसे नारियों को सुरक्षित भारतीय नारी माना है। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह करके फिर त्याग देने पर शकुंतला ने दुष्यंत से कटु वाक्य कहे। जब श्री राम ने सीता पर शक किया तब सीता ने भी लक्ष्मण के माध्यम से राम को कटु वाक्य बोले। गार्गी धार्मिक चर्चाओं में ब्राह्मणवादियों को भी हरा देती थी। मंडल मिश्र की पत्नी ने शास्त्र अर्थ में शंकराचार्य को हरा दिया था। यदि यह स्त्रियों पढ़ी लिखी नहीं होती तो पूजनीय महापुरुषों को कैसे हरा पाती। इनका यह व्यवहार सुशिक्षित स्त्री का प्रमाण है। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था, इसलिए पुराणों में स्त्री शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता।
लेकिन ईश्वर ने वेद मंत्र का दर्शन विश्वराज से, गायत्री मंत्र का दर्शन गायत्री देवी से और विद्या की देवी सरस्वती जैसे स्त्री प्रतीकों से कराकर स्त्री को देवी के रूप में जोड़कर समाज में स्त्री का उच्च स्थान स्थापित किया है। शीला और विद्या जैसे कवियत्रियों ने भी उस जमाने में थी। त्रिपिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में हमको मिलता है अनेक स्त्रियों की रचनाएं हैं। पुरुषाधिपत्य समाज में स्त्रियों को केवल परिवार संभालना, घर का काम करना, बच्चों का पालन पोषण, नाच गाना जैसे काम सिखाए गए हैं, मगर पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिला। द्विवेदी जी शिक्षा को बहुत व्यापक शब्द मानते हैं। पढ़ने लिखने के लिए स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना देने चाहते थे। स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए उन सभी कुर्तकों का खंडन करते हैं जो स्त्री शिक्षा के लिए अवरोध बनते हैं। आज भारत में स्त्रियां हर क्षेत्र में अपना अस्तित्व बना रही हैं। ऐसे महान विचारों और निबंधों के कारण ही आज यह संभव हो पाया है। लेसन 14 में भारतीय समाज और संस्कृति शीर्षक से दिया गया है। इसका लेखक परिचय में हम देखते हैं आचार्य नरेंद्र देव का जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में 1889 में हुआ। वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पाली और बांग्ला आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। स्वामी रामतीर्थ विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय, तिलक, गांधी और नेहरू जी जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रभाव नरेंद्र देव पर पड़ा है और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे गांधी जी के साथ नजरबंद भी रहे। बौद्ध धर्म दर्शन, राष्ट्रीयता और समाजवाद, लक्ष्य तथा साधना, भारतीय संस्कृति का इतिहास आदि उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। सारांश में हम देखते हैं मानवीय गुणों की सृष्टि समाज में होते हैं। मानवीय गुणों की सृष्टि समाज में होते हैं। समाज में रहकर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। व्यक्ति के ज्ञान का लाभ समाज को मिलता है। व्यक्तियों की शक्ति और प्रतिभा के कारण ही अच्छे समाज की स्थापना होती है। मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर विज्ञान का उपयोग करेंगे तो समाज का उद्धार होगा। विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पश्चिम के लोगों ने संघर्ष करके नए मूल्यों की सृष्टि की है। सारे संसार का मानव समाज एक ही है। विश्व के सारे देशों ने एक होकर एक घोषणा की है। तब मानवता के एक नए युग का आरंभ हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में समानता ही हमारे भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस संस्कृति में विभिन्नता में एकता दिखाई देती है। धर्मों में भेद, ईश्वर की उपासना में भेद, उत्सव पूर्व में भेद होते हुए भी अद्भुत एकता हमारे पास है और अखंडता मिलती है। भारतीय नैतिक व्यवस्था का आधार कर्म फल पर विश्वास है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों में मोक्ष को मनुष्य की आध्यात्मिक और भौतिक भक्ति का आधार माना गया। दुनिया के कई देशों में भारतीय संस्कृति और विचार फैले हुए हैं। अपने साथ साथ दूसरों का ध्यान रखना ही भारतीय संस्कृति का मूल है। दूसरों के गुण दोषों को देखने का ख्याल छोड़कर हम लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरों का गुण कैसा है, इनका गुण कैसा है, उनमें क्या दोष है, यही देखते रहते हैं। ये लेखक ने कहते हैं कि इसमें ख्याल रखना छोड़कर अपना सुधार करना हमारा सभ्यता है। ऐसा करने से सारे समाज का सुधार हो जाएगा। यह ठीक है। नए मानव के लिए ही नया भारत है। साहित्यकारों का कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे। ये सच है। आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देना ही हमारा कर्तव्य है। विभिन्न धर्मों के योग मिलने से ही भारतीय संस्कृति या निर्माण हुआ।
भारतवासी अपने प्राचीन धार्मिक सिद्धांतों पर गर्व करते हैं। ये भी सच है, ये गर्व भी भारतीय का है। लेकिन भारतीय के नव निर्माण के लिए पश्चिमी देशों के उच्च विचारों को अपनाने से हमारे संस्कृति का भला करने की जिम्मेदारी साहित्यकारों के लेना चाहिए। यह निबंध ज्ञान और विचारों का भंडार है। इस तरह लेखक ने इस पाठ को समाप्त करता है। अब अंतिम लेसन है 15, लेसन 15 को देखते हैं। इसका नाम है पंखों की उड़ान। फ्लाइंग है, इसका मतलब है बर्ड्स का फेदर के उपयोग से फ्लाइंग करता है। इसका मतलब तो पाठ में क्या आता है, हम देखते हैं। पहले लेखक परिचय। पंखों की उड़ान शीर्षक पाठ में 2 खंड हैं। इसमें इसके पहले खंड साक्षात्कार कथकली नृत्यांगन माया कृष्ण राव का है। उनके प्रदर्शन रंगमंचीय अनुभव है। इस प्रथम अंश सुधा अरोड़ा द्वारा प्रकाशित इसी नाम की पुस्तक से लिया गया है। पंखों की उड़ान के दूसरे खंड की लेखिका है नीला जी है, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार है। नीला जी दिल्ली में पली पड़ी है। यहाँ उन्होंने चित्रकारी के अपने ज्ञान और अनुभवों को संक्षेप में व्यक्त किया है। इसमें कहा जाता है कि चित्रकार बनने के लिए अनिवार्य योग्यताएं रंगों के विवरण और रंग भरने के लिए आवश्यक साधनों का भी उल्लेख है। इस सारांश में दिया है कि यह साक्षात्कार कथकली नृत्यांगन माया कृष्ण राव जी क्या है। वे अपने विचारों, कल्पनाओं और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए रंगमंच के नए रूपों की तलाश करती है। पंखों की उड़ान 2 खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड सुधा अरोड़ द्वारा प्रकाशित पुस्तक के लिया गया है। पहले मैंने बता दिया है कवि परिचय में, लेकिन सारांश में ही जरा लिखना पड़ेगा। माया कृष्ण राव ने रेडियो साक्षात्कार में नृत्य पर अपने गुरु की अनुकूल प्रतिक्रिया को बनाते हुए कहा कि कलाकार का हृदय विशाल असंकुचित होता है। कोडियाट्टम सुने होंगे। कोडियाट्टम केरल की पुरानी कला है। कोडियाट्टम के एक 90 वर्षीय बूढ़े कलाकार ने लेखिका की कथकली नृत्य को देखकर अपनी बहुत प्रशंसा की और कोडियाट्टम कला के छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं। क्या गलत है या क्या ठीक है, ऐसी बातें करते हैं। ये लेखिका के हृदय को छू जाने वाला अनुभव था। माया कृष्ण राव जी ने इस बात पर जोर दिया है कि सच्चे कलाकार की सोच अत्यंत विशाल और उदार होती है। दूसरा खंड चित्रकार नीला जी का है। नीला जी का परिवार मूल रूप से दक्षिण भारतीय परंपराओं और त्याग रीति रिवाजों का पालन करता था। नीला जी दिल्ली में पली पड़ी है। इन्होंने मैसूर शैली की चित्रकारिता को अपनाया है। चित्रकारी के अपने ज्ञान और अनुभवों को व्यक्त किया है। 1336 से 1535 तक दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में स्वतंत्र कला शैली का विकास हुआ है। स्वतंत्र पूर्ण में चित्रकला का शैली विकास हुआ है उस काल में, पुराने काल में। विजयनगर के चित्रकारों ने तकनीक का मतलब है आज का और टेक्निक मेथड में मैसूर शैली और तंजावुर शैली के विकास में अपना योगदान दिया है। मैसूर शैली की चित्रकला में कोमल रेखाओं और मानवीय आकृतियों के मनोहर रेखा चित्रों सुनहरे रंगन का मतलब है गोल्डन कलर का उपयोग पहली बार उस समय में उपयोग किया जाता है, इसलिए यह तंजावुरी शैली से अधिक सुंदर होती है। विजयनगर शैली पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर चित्र बनाए जाते हैं। परंपरागत कला है अध्ययन के लिए मूल चित्रों के अवशेष साहित्यिक ग्रंथ एवं शिलालेखों को संदर्भ भी महत्वपूर्ण उस समय में होता है। शिव तत्व रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है। विजयनगर शासन के जागीरदार
विश्व भूपाल नायक द्वारा लिखा गया है। इसमें अच्छा चित्रकार बनने के लिए आवश्यक योग्यता के साथ साथ चित्रकारिता के छोटे छोटे रहस्यों को भी उल्लेख किया है। हिंदू और जैन धर्मों में चित्रमय हस्तलिपियों तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के चित्रों के रूप में प्राप्त होते हैं। इस तरह लेसन 15 का लेखक ने समाप्त किया है। इस तरह इस पुस्तक के पाठ्यक्रम समाप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस मार्गदर्शन को अपनाकर सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रा गंभीरता से देंगे और अपनी परीक्षाओं को पूर्ण रूप से सफल करेंगे। इस समय पर मेरा एक सुझाव भी है, आप लोग किसी प्रश्न को छोड़े बिना सभी का उत्तर अवश्य लिखना चाहिए। जो भी है सभा ने मुझे एक मौका दिया है, इसलिए उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ और दूसरे प्रोग्राम में दूसरा पार्ट आपको समझाने में मिल सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।